सो आई थिंक ये एंट्रोपी ही मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। तो क्या आपने पढ़ा और क्या समझ में आया? कुछ में आपको लास्ट के 2-3 पैराग्राफ समझ में नहीं आए होंगे। Am I right? मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, पहले बताओ। हाँ सुनो ध्यान से, मैं थोड़ा सा, जब आप पढ़ ही चुके हो तो मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इन ए गिवन डायरेक्शन, तो एग्जामिन करना डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, दैट इज देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी बट स्टिल द प्रोसेस इज इन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे क्या बोलता है, एक आपके पास यहाँ पे डब्बा दिखाई दे रहा होगा, एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये ध्यान देना, ये बॉक्स है और एक बीच में पार्टीशन है। ध्यान देना भाई सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। पढ़ा हुआ है तो बड़ा इजी समझ में आएगा। राइट साइड के जो कोई भी गैस है उसके उसके एटम कैसे दिखाई दे रहे हैं, वाइट कलर के, और लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे क्या हैं, ब्लैक कलर के। जस्ट बताने के लिए कि देयर आर टू डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स, दे आर हैविंग डिफरेंट कलर्स। सो अगर ये इसने क्या बात की थी यहाँ पे, कि अगर मैं इधर से कुछ मॉलिक्यूल निकालता हूँ तो इस पर्टिकुलर गैस के निकलेंगे, इधर से तो श्योर रहता है कि हाँ भाई इस साइड से मैं निकाल रहा हूँ तो इस साइड के जो भी मॉलिक्यूल है उस पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल हैं, या एटम जो भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पार्टीशन हटा देते हो तो क्या होता है, यहाँ पे पार्टीशन हटाने पे क्या हो जाएगा, जैसा कि गैसेस का, हाँ तो जैसा कि गैसेस का नेचर है एक्सपेंड होना, है ना, तो वो गैस पूरे के पूरे डब्बे में एक्सपेंड होगी, दो की दोनों एक्सपेंड होगी, दोनों गैस एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएंगी एक कोने से दूसरे कोने तक। अब अगर कुछ भी आप मॉलिक्यूल यहाँ से निकालते हो तो यू आर नॉट श्योर वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ ब्लैक और वाइट आर प्रेजेंट, यू कैनॉट श्योर, यू कैनॉट से एनीथिंग। दोनों भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है, हमें नहीं मालूम है। यहाँ पे क्या होती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है, रैंडमनेस। कोई आया यार, कौन है ये, अनंत कृष्णा, लेट हो गया ये। हाँ तो क्या बता रहा है ये, कि ऐसे में ऐसे में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई रैंडमनेस बढ़ गई, सिंपली बढ़ गई और कुछ भी नहीं है कंटेनर के अंदर। यहाँ तक ये बातें करता रहा, यहाँ तक बोलता है कि अभी सिस्टम प्रिडिक्टेबल नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है या लेस प्रिडिक्टेबल है। आगे क्या बोलता है, वी मे नाउ फॉर्मुलेट अनदर पोस्टुलेट, ये 2-3 तरीके से बताएगा। ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर सिस्टम एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड। याद रखना, जितना डिसऑर्डर होगा, कैओटिक होगा, उतना ही ज्यादा इसके अंदर एंथैल्पी चेंज होगी। सो एट दिस पॉइंट वी इंट्रोड्यूस अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन दैट इज एंट्रोपी डिनोटेड एट एस, और हमेशा वी विल टॉक अबाउट डेल्टा एस मींस चेंज इन एंट्रोपी। लेकिन चलो ठीक है, अभी तो एस की बात कर रहा है। द अबव मेंशन डिसऑर्डर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एंट्रोपी। टू फॉर्म ए मेंटल पिक्चर one can think of entropy is a measure of degree of randomness or disorder in the system। मैंने कल भी इसके बारे में आपको बता दिया था कि किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस है, मान लो इसके अंदर पहले 1 मोल ऑफ गैस है, तो आपको मालूम है कि 1 मोल ऑफ गैस अगर है तो 22.4 ले लो, इतने लीटर ये गैस होती है। लेकिन अगर यहीं पे कुछ सॉलिड है आपके पास और रिएक्शन करवाए आप, और ये 1 मोल ऑफ गैस से कन्वर्ट होके अब ये 2 मोल हो जाएगी, तो क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे रैंडमनेस की हमें वो देखने, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ मतलब कितनी ज्यादा रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डर है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी उतनी ज्यादा चेंज हो रही है। ग्रेटर देन डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड होना जरूरी, याद रखना आइसोलेटेड होना जरूरी है। अगर वो खुला है, ओपन है, आइसोलेटेड नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं होने वाला। रीजन क्या है, वो एटमॉस्फेयर से जो भी गैस बनेगी क्या होगा, सब एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता रहेगा टाइमली और रैंडमनेस शो नहीं करेगा। लेकिन कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम। सो द हायर द एंट्रोपी, तो क्या क्या बताया, ग्रेटर द
डिसऑर्डर हायर द एंट्रोपी। वेरी सिंपल। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये यहाँ कहाँ तक समझे हो? ये समझ में आ गया है? यहाँ पे इसने बोल भी रहा है, देखो ध्यान देना, फॉर ए गिवन सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है मान लो, अगर वो क्रिस्टलिन सॉलिड स्टेट में है, इज द स्टेट ऑफ लोवेस्ट एंट्रोपी, सॉलिड स्टेट में होगा तो एंट्रोपी लोवेस्ट होगी। ठीक है। वहीं अगर आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, द गैसियस स्टेट इज स्टेट ऑफ हाईएस्ट एंट्रोपी। तो मैंने क्या बताया आपको, जितना ज्यादा वो गैसियस स्टेट में रहेगा उतना ज्यादा उसके अंदर एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है ना, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा, यहां तक तो समझ में आ ही गया है ना। आपको अभी कहां से समझ में कम आया था? आपको ये समझ में नहीं आया होगा। कभी तो बोलेगा टेम्परेचर ज्यादा, कभी बोलता है टेम्परेचर कम। ये आपको क्यों नहीं समझ में आया, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बातें लिखी हैं, चलो यहाँ से शुरू करता हूं मैं। क्या बोलता है, वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर मोशन। मालूम है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ध्यान से सुनते रहो, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है वो आपका फिजिक्स में भी आया कि नहीं? अभी अभी तक नहीं आया, आएगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो जब आप हीट करते हो, किसी को हीट ऐड करते हो या हीट ज्यादा करते हो, तो इंक्रीज होती है मॉलिक्यूलर मोशन, कॉजिंग इंक्रीज रैंडमनेस, और रैंडमनेस बढ़ जाता है सिस्टम का। आपको भी ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी लग रही, समझ में आ रही है। दस हीट हैज रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस, मतलब रैंडमनेस को बढ़ाने में हीट का सबसे ज्यादा योगदान है। तो यहां ये बोलता है ऑन दिस सिस्टम, तो कैन वी इक्वेट डेल्टा एस विद क्यू, मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एस और क्यू का आपस में कोई रिलेशन है, कुछ इक्वलाइज करेंगे, या डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ऐसा कुछ बोलना चाहता है। तो चलो देखते हैं अभी आगे क्या बोलता है। वेट, experience suggests us that the distribution of heat also depends upon temperature at which heat is added to the system। ये बात आपकी समझ में नहीं आई और गारंटी से नहीं आई। अगर आई है तो बताओ क्या समझे, क्या बोलो, बोलो भाई इसकी, या ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर आई है तो बोलो, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बताओगे तो। यहां फिर से बोलता हूं मैं, देखो क्या, एक्सपीरियंस सजेस्ट अस दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एट विच हीट इज एडेड टू द सिस्टम। बता रहा है कि जो टेम्परेचर दे के हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो एक लिमिटेड हीट देनी है आपको, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से बताऊंगा। चलो एक एग्जांपल लेता हूं। आपने 1000 रुपए किसी को देने हैं, और ऐसे आदमी को देने हैं, मान लो किसी की हेल्प कर रहे हो आप, उसका रोज का 100 रुपए खर्चा है। ध्यान से सुनना, उसका रोज का 100 रुपए खर्चा है। आप उसकी हेल्प कर रहे हो, बोलते हो भाई ये 100 रुपए पकड़, 100 रुपए पकड़, अपने घर का खर्चा चला ले, जो भी तुझे खाना पीना है घर में ला के 100 रुपए में खा ले, बस मैं तो 100 रुपए दूंगा। तो आप बोलोगे 100 रुपए में कुछ नहीं होता, चलो ठीक है यार 200 रुपए। 1000 रुपए आपको देना है, 200 रुपए आप उसको रोज देते हो, उसके घर में आटा चावल दाल जो भी लाते हो खा लेता है। फिर दूसरे दिन फिर आप 200 रुपए देते हो, फिर तीसरे दिन 200 रुपए देते हो, चौथे दिन 200 रुपए देते हो, और पांचवें दिन भी 200 रुपए देते हो, 1000 रुपए हो गया। लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई बोलेगा भाई ये तू पकड़ 1000 रुपए और जा यहाँ से दफा हो, अपना 5 दिन चला चाहे 10 दिन चला। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। वो गया उठा के और बढ़िया सी जो है बोतल ले आया। अब बोतल आप समझ रहे होगे मैं किस बोतल की बात कर रहा हूँ। और खाना पीना जो भी है कर कुर के 1000 रुपए का बेड़ा पार कर दिया इसने एक दिन में, एक दिन में खत्म।
अब बाकी के 4 दिन क्या होगा? तो जो समझदार आदमी है उसे मालूम है कि अगर मैंने इसको एक दिन 1000 रुपये दे दिया तो ये उड़ा देगा। मैं इसको रोज 200 रुपये दूंगा, अपने घर का काम चलाएगा, और 5 दिन मेरा काम है इसको 5 दिन इसकी हेल्प करना। तो मैं 1000 रुपये से 5 दिन में इसकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने इसको फ्री छोड़ दिया, 2000 रुपये डायरेक्ट दे दिए, तो ये उड़ा देगा। ये बात कुछ समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। पहली बात ये अभी भूमिका बना रहा हूं मैं, बात को समझो। अब मैं बात करूंगा आपको, आप गर्ल्स की बात कर रहा हूं स्पेशली, और कुछ बॉयज भी जो खास करके थोड़ा सा कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग सब खाना बनाते हो, पर थोड़ा सा कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ लोग कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। मान लो हलवा बना रहे हैं, हलवा खाए हो? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। कभी कभी मम्मी की भी हेल्प किया करो, देखा करो कैसे बना रहे हैं। तो अभी ध्यान देना, कभी आप हलवा खाए, आप अपने घर में खाए सेल्फ हैं, और दूसरे के घर में खाए, एक तीसरे के घर में खाए, क्या सबका टेस्ट एक ही जैसा है? नो। फिर आप एक दिन अचानक से बोलते, अरे यार उसके यहाँ मैंने खाया, वैसा हलवा तो मैंने आज तक खाया ही नहीं था, नहीं खाया था हलवा वैसा। तो ऐसा क्यों भाई? उसके उसके हलवे में इतना टेस्ट क्यों था? सेम मटेरियल आपके घर में भी डला, उसके घर में, एक्स के घर में, वाई के घर में, किसी ना किसी घर में डला। मटेरियल सेम है लेकिन टेस्ट अलग है। क्या आप में से कुछ लोग बताएंगे कि आपकी मम्मी जब हलवा या कोई ऐसी चीज बनाती है तो वो क्या कर देती है? गैस को सिमर पे रखती है। सिमर समझते हो? सिम पे रखती, सिम बोलते हैं ना, हाँ, लो हीट पे, लो हीट पे रख के और धीरे धीरे उसको स्टीर करते रहते हैं। क्या करते हैं? स्टीर, स्लो। अब आपको बड़ी जल्दी मची है, बर्नर फुल ऑन कर दिया, बर्नर फुल ऑन कर दिया, आपके कढ़ाई में हलवा बन रहा है, और वो नीचे नीचे यहाँ पे जहाँ जहाँ हीट लगती है बहुत गर्म हो जाता है, इवन जलने की स्थिति में भी आ जाता है, अच्छे से स्टीर भी नहीं कर रहे हो। अब ऐसे में क्या होगा? अनइक्वल कुकिंग होगी, अनइक्वल कुकिंग होगी, अच्छे से कुकिंग होगी, और खास करके आपने हीट क्या कर दिया? पूरी दे दिया। वो जो 1000 रुपये थे ना, आपने इसको दे दिए, समझ लो एक बार में, फटाफट फटाफट। भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ, आपने जितना स्टीर करना था थोड़ा बहुत किया, मिलाया मिलाया, खा पी के चले गए। लेकिन दूसरे घर में क्या देखते हो आप? बिल्कुल स्लो कर दिया है, स्टीमर सिमर लगा दिया, स्लो कर दिया, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आंच आ रही है इसके ऊपर, और आप बाकायदा इसको स्टीर करते जा रहे हैं। इतना करते हैं, इतना, आपको शायद नहीं मालूम होगा, इफ एनीबडी इज फ्रॉम हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और पंजाब, एनीबडी? कोई भी नहीं हमारी क्लास में? हाँ, वेस्टर्न यूपी का ये अर्श है, ये हलवे का टेस्ट जानता है, हलवे का टेस्ट सचमुच कैसा होता है। एम आई राइट अर्श? हाँ, तो आपने जो पंजाब में खाया वो खाने को मिलता है अभी? हाँ, तो भी तो पंजाबी है। गुरुद्वारा भी तो मिनी पंजाब होता है। कौन है भाई? विनीत पांडे जी, इनका स्वागत करो, इनको अब फुर्सत मिली है। हाँ जी, क्या बोला? कोई बात नहीं, तुम क्यों मैसेज देखोगे? तुम्हें नहीं मालूम थी कि क्या क्लास है अभी? तुम्हें मालूम नहीं था क्या क्लास है? मैंने तुमसे पूछा क्या कि तुम लेट आए हो? पांड हाँ, तो मैंने उस दिन बोल दिया था ना, आई विल नॉट आस्क यू। आए हो, ठीक है, यू आर वेलकम। तुम अगर लास्ट के 5 मिनट में आओगे ना तो भी मैं आपको क्लास में एडमिट करूंगा। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तुम क्यों लेट हो गए। कुत्ते की पूछ को ना 12 साल तक पाइप में रखो ना, कभी सीधी नहीं होती है वो। क्या तुम्हें फिजिक्स की क्लास एंड होते होते बोला नहीं गया था केमिस्ट्री क्लास है? या आपको मालूम नहीं है रोज कैसा होता है? डोंट वरी, यू आर राइट। चलो पढ़ाई करते हैं, छोड़ो ये सब बातें, क्या फायदा बात करके।
बात उससे करो जो सुने समझे, जो सुनता ही समझता है उससे क्या बात करना है। हाँ जी, तो हलवे की बात हो रही थी, लेकिन मैं हलवे के माध्यम से आपको क्या समझाना चाह रहा था कि आपने हीट जितनी देनी थी, याद रखना जितनी हीट देनी थी आपने एक बार में बिल्कुल फटाफट हीट दे दी, और यहाँ पे बहुत मध्यम आंच में आपने हलवे को पकाया। तो यहाँ पे किया क्या आपने पता है, और कंटिन्यूअसली स्टीर करते रहते हैं धीरे धीरे, और एक टाइम आता है जब हलवा घी छोड़ना शुरू कर देता है। घी छोड़ने का मतलब है उसके अंदर से आपको घी अलग दिखाई देने लग जाएगा, और आपका जो हलवे का पोर्शन है वो थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलते हो हाँ अब हलवा बन गया। इनफैक्ट आपने किया क्या, क्या किया आपने, आपने इसके एक एक मॉलिक्यूल को ट्राई किया, कि एक एक मॉलिक्यूल को, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल को इक्वल हीट मिले। ट्राई किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने सबको दे दिया, पॉसिबल नहीं है वो, लेकिन आपने स्टीर किया बाकायदा और स्लो आंच रखी। स्लो आंच रखनी है, याद रहे हीट इक्वल देनी है, जितनी हीट इधर दी गई है उतनी ही हीट इधर, जितनी गैस इधर जलाई है उतनी ही गैस यहाँ जलानी है आपको। जितनी गैस यहाँ जलेगी जितनी गैस यहाँ जलेगी दोनों में इक्वल जलनी है, हीट की क्वांटिटी सेम रहेगी। लेकिन आपने यहाँ पे अचानक से टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर इंक्रीज करके पूरी की पूरी हीट दे दिया, और यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज करके उतनी ही हीट दिया जितना पे लेफ्ट साइड में दिया। आई होप बात को समझ रहे होगे आप। तो जो रैंडमनेस की बात कर रहा है, किसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, बता सकते हो, बता सकते हो? यस, कम कम टेम्परेचर देख के हीट तो पूरी देनी है, लेकिन यहाँ एक एक मॉलिक्यूल को आपने हिला दिया, एक एक मॉलिक्यूल को, सबको, इसीलिए उसका टेस्ट बढ़िया होता है, और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। आप ये करके देखो, घर में कभी बनाओ, कोशिश करो, खुद भी बना के एक दिन खाओ, मम्मी के हाथ का बना हुआ क्यों खाते हो, अपने हाथ से बना के खिलाओ उनको, दे विल बी हैप्पी। और वैसे भी घर में रहते हो, कहीं दूर तो जाना नहीं है, कोशिश करो बना के। तो चलो, जो बात आपको समझ में नहीं आई थी वो अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने जा रही है। लेट अस सी क्या बोलता है यहाँ पे, व्हेनेवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मोशन causing increased randomness. So in the system thus heat q has randomizing influence on the system. तो हीट की वजह से रैंडमाइजिंग बढ़ जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोलता है, एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट आपकी समझ में आई कि नहीं बात, आपको एक एक मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अब ये बताओ मुझे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होगी वो कब ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम पे या ज्यादा पे? यस, ये कम टेम्परेचर पे आप पूरी रैंडमाइजेशन बढ़ा सकते हो, सबको पूरा हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हो आप। तो आगे देखना, ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं इस पे पूरा फोकस, इसलिए मैंने आपको पहले बोला पढ़ो, पहले एक बार पढ़ लो, पढ़े रहोगे तो आपको जो चाहिए ना आप वो पकड़ना शुरू करोगे, हाँ मेरे को ये चाहिए, और ये चीज मेरी समझ में नहीं आई है, इसलिए मैंने बोला था कि पढ़ लो। चलो देखते हैं क्या बोलता है। सो हीट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एट विच हीट इज एडेड। तो हीट कितने टेम्परेचर पे आप दे रहे हो सिस्टम को, वो ज्यादा जरूरी है। सिस्टम एट, अब यहां से आपकी समझ में नहीं आया था, मैंने आपको बताया ना, यहीं से समझ में नहीं आया, एक्सपीरियंस सजेस्ट। अब यहां पे अगले स्टेप में क्या बोलता है, अ सिस्टम एट हायर टेम्परेचर हैज ग्रेटर रैंडमनेस इन इट देन वन एट लोअर टेम्परेचर। अभी आप बोलोगे अरे ये बात तो अभी आज सर ने जो बताया इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। एक सिस्टम को बोलता है एट हायर टेम्परेचर हैज हायर रैंडमनेस इन इट देन वन एट लोअर टेम्परेचर। ये बता रहा है कि भाई जितनी ज्यादा हीट दोगे हायर टेम्परेचर पे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, लेकिन दस टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज कैओटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो टेम्परेचर भी एक ग्रेट रोल प्ले करेगा। अब यहां से सुनना, बात को समझ में और अच्छी आ जाएगी। हीट एडेड टू ए सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर causes greater randomness than when the same quantity of, अब ये इंपॉर्टेंट है, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, और इसके लिए मुझे आपको समझाने के लिए क्या बोला था, सेम
अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड। बात समझ में आई कि नहीं? गैस सेम अमाउंट जलानी है, सेम अमाउंट की गैस क्यों जलानी है? कि जिससे कि सेम अमाउंट ऑफ हीट आपको मिलेगी। जितने मोल गैस के जलेंगे उसी के हिसाब से उसकी उसकी जो एंथैल्पी है उस सिस्टम को मिलेगी। पहले बात बताओ समझ में आई कि नहीं? तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लोअर टेम्परेचर कॉजेज ग्रेटर रैंडमनेस देन व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज एडेड टू दैट ऑफ एट हायर टेम्परेचर। पहले तो उसने बोला था कि लोअर से ग्रेटर रैंडमनेस कब आएगी? जब हायर टेम्परेचर होगा। ओके, अच्छी बात है। लेकिन अब आगे क्या बोलता है, ये मेन है चीज यहां पे समझने वाली कि सेम क्वांटिटी की हीट अगर देनी है, सेम क्वांटिटी की हीट देनी है तो हायर रख के आप रैंडमनेस बढ़ा सकते हो या लोअर रख के। तो जब आप लोअर रख के बढ़ाते हो तो सारे मॉलिक्यूल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आई होप ये बात अब समझ में आ गई होगी। बोलो भाई, क्लियर है सबको? सभी लोग बोलो यार, समझ में आए तो मजा आना चाहिए, समझ आना चाहिए। ये गर्ल्स, श्रेया, श्रेया, बच्चे समझ में आ रहा है? श्रेया है, और कौन कौन है? ये छवि, महक। आप लोगों को एक चीज बोलना था मुझे कि ये मेरी, तो गर्ल्स समझ में सबको आ रहा है? बढ़िया। समझना है, बहुत अच्छे समझना है। और एंट्रोपी आपके स्कूल में पढ़ाई गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है मुझे। हो सकता है फास्ट चले गए हों, अगर अब उनकी बातें याद आ रही होंगी तो समझ जाओगे जल्दी से। So this suggests that the entropy change is inversely proportional to the temperature। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोला ये? क्या सजेस्ट करता है? The entropy change is inversely proportional to the temperature। मतलब टेम्परेचर को कम रखो। अब देखो यहां दो बातें कर रहा है, देखो दो चीजें बात करेगा, दो तरह की बातें करेगा। एक तो हीट की बात करता है और एक टेम्परेचर की बात करता है। और क्या चेंज करना चाहता है? एंट्रोपी। तो ऐसे नहीं लग रहा है कि हीट ज्यादा दोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी और टेम्परेचर कम कर दोगे, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शन। डेल्टा एस को क्या बोलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, क्योंकि बोल रहा है कि टेम्परेचर जब कम रखोगे तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी नहीं बढ़ पाएगी उतनी ज्यादा, क्योंकि हीट आपने उतनी ही देनी है, पहली बात। और दूसरी बात, हीट अगर ज्यादा दोगे, हीट ज्यादा दोगे तो एंट्रोपी चेंज होगी ज्यादा, और हीट कम करोगे तो एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब Q से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। तो ये बात यहां क्लियर हो गई है कि डेल्टा एस रिलेटेड विद Q एंड T फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए T और Q एंड T दोनों रिलेट करते हैं रिवर्सिबल रिलेशन में, रिएक्शन में। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये बताओ मुझे, ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, क्या बोले? अरे समझे नहीं यार, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है फॉर्मूला या कांस्टेंट का मतलब नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ सिखा रहा हूँ कि डेल्टा एस और क्यू में क्या रिलेशन है, कि डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। मतलब हीट बढ़ेगी तो डेल्टा एस बढ़ेगा, हीट कम होगी तो डेल्टा एस कम होगा, पहली बात। और दूसरे, मैं यहाँ पे वो कोई ओम्स लॉ नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक रिलेशन को आपको बता रहा हूँ अच्छे से कि समझो आप इसको। डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा एस कम होगा, टेम्परेचर कम रखोगे तो डेल्टा एस बढ़ेगा। यहाँ कुछ मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मूला बना हुआ है, फॉर्मूले को समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आया? मैं फॉर्मूले को समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है, ये क्या बोलना चाहता है। आप तो रट्टा मार लोगे, हाँ भाई डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी एट रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल सिस्टम में ठीक है, लेकिन है क्या, क्या हो रहा है ये मैं बताना चाहता हूँ कि डेल्टा एस बढ़ेगा कब? जब क्यू बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा तो डेल्टा एस भी बढ़ेगा, क्यू कम होगा तो डेल्टा एस भी कम होगा। वेरी सिंपल। मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या कहना क्या चाहता, अब आप नहीं भूलोगे, भूलोगे अब? हाँ अब नहीं भूलोगे, इसीलिए समझ।
सो द टोटल एंथैल्पी चेंज दैट इज टोटल, तो टोटल किसको किसको मिला के बनता है, सिस्टम को और सराउंडिंग को, और ये बता रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस अगर आना है टोटल तो सिस्टम और सराउंडिंग मिला के दोनों की एंट्रोपी चेंज दोनों की ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एंट्रोपी उस समय मैक्सिमम होती है। कब, इक्विलिब्रियम के टाइम पे। जब भी इक्विलिब्रियम अटेन करेगा सिस्टम तो उस समय एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस पे आता है क्वेश्चन कभी कभी, ये क्वेश्चन है बना हुआ है, मतलब कभी भी उठा के एग्जामिनर दे देता है, और उस समय डेल्टा एस 0 होता है, राइट। आगे भी क्या बोल, ये ध्यान रखना, अभी इसका यूज होगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग, अब इसका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे भी फिर से बोलता है डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू, और क्यू ऑफ सिस्टम वो भी कौन सा, रिवर्सिबल बाई टी। सो अब आगे क्या बोलता है, वी फाइंड दैट बोथ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल मतलब जितनी हीट देनी है कांस्टेंट है हीट, उस केस में डेल्टा यू 0 होगा। डेल्टा यू अगर आपको याद हो तो मुझे बता सकते हो किस कंडीशन पे था ये, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, मैं आपको बताया भी था कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ये, अगर आपको याद रहेगा तभी आप आंसर कर पाएंगे क्वेश्चंस के। तो डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी नहीं, ठीक है चेंज होगी नहीं, बट डेल्टा एस होगा, दैट इज, तो इसका मतलब होगा, मतलब क्या, डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग इज नॉट 0, 0 नहीं होगा फॉर irreversible process, thus delta u does not discriminate between reversible and irreversible process, whereas delta s does. What does it mean? Discriminate का मतलब क्या होता है, हाँ एक मिनट, बता रहा है डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। दो चीजों के बीच में जब डिफरेंस क्रिएट किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन सुना है कभी, भेदभाव करना, दो लोगों के बीच में भेदभाव करना। अब मैं कैसे बताऊं, एग्जाम्पल बताऊं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं, बड़ा बच्चे छोटे बच्चों में भेदभाव करते हैं, एक उनको ज़्यादा प्यारा लगता है कम प्यारा लगता है, एक बहुत पढ़ता है एक कम पढ़ता है, जो बेचारा कम पढ़ता है उसको हमेशा डांट खाता रहता है बेचारा, तो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो कि नहीं करना चाहिए। एनीवे जो भी है, तो आगे क्या बोलता है, वो वही बता रहा है कि डेल्टा एस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज। चलो भाई छोटा सा क्वेश्चन है, मजा आएगा, आंसर नहीं देखेगा कोई भी, आंसर कोई भी नहीं देखेगा, प्लीज पे अटेंशन। यहां पर आपको प्रिडिक्ट करना है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सिर्फ अभी आपको देखना है, ध्यान से देखो। पहला लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड। अब आप मुझे बताओ, पहले वो लिक्विड था अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया रैंडमनेस किस में ज्यादा होगी, सॉलिड में होगी या लिक्विड में, लिक्विड में ज्यादा होगा, वेरी गुड। तो अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, तो सॉलिड जब बन गया तो एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई। टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलिन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115। टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लो जी इंक्रीज कर दिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है, और फिर इसको जब आप डिकम्पोज कराते हो तो सोडियम कार्बोनेट बनता है सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैस, और वाटर भी गैस वेपर की फॉर्म में, ये उनके प्रोडक्ट हैं। तो क्या इसके अंदर पहले प्रोडक्ट, पहले रिएक्टेंट में कोई गैस थी, नहीं थी, लेकिन अब रिएक्शन होने के बाद में आपको दो गैस मिलती हैं, तो इसका मतलब रैंडमनेस क्या होगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। हाइड्रोजन गैस एक है, ओनली वन, और यहाँ पे हाइड्रोजन ये भी गैस है लेकिन दो, तो एंट्रोपी क्या बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी।
बढ़ेगी। ये क्या गायब क्यों हो जा रहे हैं? आए क्या? दे दो। चलो देखते हैं यहाँ पे। पहला है डिक्रीज, दूसरा कहाँ गया? अच्छा इधर है आंसर। इंक्रीज, ये क्या बोलता है? वेरी सॉलिड एंड इट हैज लो एंट्रोपी, अमंग प्रोडक्ट देयर आर वन सॉलिड एंड टू गैसेज। वही तो मैं मुझे बता रहा हूँ भाई। देयरफॉर द प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट अ कंडीशन ऑफ हायर एंट्रोपी। बस खत्म। यहाँ क्या होता है? हियर वन मॉलिक्यूल गिव टू एटम्स, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो क्या होगा? हायर एंट्रोपी। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा। और हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन। हाँ, सेकंड कौन सा? मैं समझ रहा। हाँ, तो टेम्परेचर रेज होता है तो बढ़ेगी ना एंट्रोपी। सबसे पहले तो इसे जो 0 केल्विन बोला है, ये तो बेकार की बात है। 0 केल्विन होता ही नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो? ना ना ना, यहाँ पे आप समझे नहीं। वहां वो दो चीजों का कंपैरिजन है। हीट उतनी ही देनी है, ध्यान से सुनना। हीट उतनी ही देनी है। दो केस बनते हैं अलग से। एक को हायर टेम्परेचर पे रखते हो और एक एक को कम टेम्परेचर पे। कम और बहुत ज्यादा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। लेकिन उसने उसने सबसे पहले क्या बोला था? देखो अभी फिर से भूल गए आप लोग। इसने दोनों बातें बोली थी यहाँ पे। पहले यहाँ देखो ध्यान से। अ सिस्टम हैज हायर टेम्परेचर हैज ग्रेटर रैंडमनेस इन इट देन वन एट लोअर टेम्परेचर। बात समझ में आई कि नहीं? आप बात को समझो। दो, मुझे मालूम है हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी इस चीज को समझ ना पाए। पहले उसने क्या बोला कि भाई हायर टेम्परेचर पे रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, पहली बात। लेकिन दूसरे केस में क्या कर रहा है? ये दूसरे केस में आपको समझाना चाहता है कि अगर हीट उतनी ही देनी है, मैंने आपको क्या बोला था? किसी को 1,000 रुपए देने हैं, एक एक बार में दे दो या 200 करके। तो जब आप लो टेम्परेचर पे सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हो, लो टेम्परेचर पे सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हो, उस केस में रैंडमनेस आपकी बढ़ेगी। देखो अभी आप, अच्छी बात है कि अभी ईश्वर ने क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर, दोबारा से लोगों ने सोचा होगा मेरे ख्याल से। आप में से कितने लोग हैं इस चीज को दोबारा सोचे कि अरे यार ऐसी ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं, जबकि मैंने बताया था ये बात। कोई है आप में से कि जिसको अब समझ में आया? अरे यार ऐसी बात थी, मैं तो समझा ही नहीं। एनीबॉडी? 4 3 12 13 14 15, अभी भी 3 4 लोग गायब है भाई। कौन है? कौन है? रक्षित को फोन कर दो भाई, नहीं तो फिर मैं रक्षित को फादर को फोन करूंगा। रक्षित को फोन नहीं करूंगा मैं, उसका फादर उसको बोलेगा कि क्लास है। उसके फादर को भी तो, हाँ, कॉल करो, नहीं तो मैं उसके फादर को सीधा फोन करूंगा, मैं उसको नहीं करूंगा फोन। एटलीस्ट के फादर को पता चले ना कि क्लास में नहीं है। उसका नेटवर्क थोड़ी मैं ठीक करूंगा। गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा। आपने गिब्स का नाम अभी तक नहीं देखा होगा, सुना होगा। मैंने आपको वहां भी बताया था गिब्स एनर्जी के बारे में थोड़ा सा। कहाँ कहाँ? इक्विलिब्रियम में। और इसकी वजह से हमने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा हुआ है वहां पे, बहुत थोड़ा सा है। 2 मिनट का है, गारंटी से बता रहा हूँ 2 मिनट का है। और अगर आप ये पढ़ने के बाद वो पढ़ोगे तो सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है। चलो अब आने वाला है मजा। वी हैव सीन दैट फॉर अ सिस्टम
इट इज द टोटल एंट्रोपी चेंज विच डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। डेल्टा एस टोटल जो है आपको बताएगा कि स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस होगा या नहीं। स्पॉन्टेनिटी मतलब अपने आप जो राइट डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ आइदर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। तो ज्यादातर केसेस हमने कैसे देखे हैं, या तो दो ही होते हैं ना ज्यादातर, तो या तो क्लोज सिस्टम होता है या ओपन सिस्टम। Therefore, for most of the chemical reactions, there are changes in both enthalpy and entropy. प्लीज आप लोग बिल्कुल नए, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है दिमाग से धुएं की तरह निकाल दो, उसको बिल्कुल निकाल दो। फ्रेश तरीके से सीखने के लिए तैयार हो जाओ। इसको क्या बोल रहा है कि भाई डेल्टा एस टोटल के बारे में बोल रहा है कि स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए काफी है। नंबर 1, वो भी हमारे कितने सिस्टम होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, या तो क्लोज सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं। नंबर 2, लेकिन अब आगे क्या बोलता है कि फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन 2 चीजें चेंज होती है, एंथैल्पी और एंट्रोपी। एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज होती है। So it is clear from the discussion in previous section that neither decrease in enthalpy nor increase in entropy alone can determine the direction spontaneous change for the system. एक बार इसको दोबारा से पढ़ो, ये क्या बताना चाहता है मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, फिर समझना। बता रहा है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है, और डिक्रीज इन एंथैल्पी कोई जरूरी नहीं कि स्पॉन्टेनिटी के लिए जिम्मेदार हो। कब क्या होगा वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर भी है। तो यहाँ पे गिव्स एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला मिलता है हमें H माइनस टी एस, जी इज इक्वल टू H माइनस टी एस। ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, बताऊंगा क्यों नहीं है। तो गिव्स फंक्शन g इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद है आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव? एक्सटेंसिव इंटेंसिव मैंने बताया था, क्या? हाँ, मास पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, वो तो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। और मैंने ये भी बोला था कि जितने, चलो ठीक है, तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक स्टेट फंक्शन भी है। स्टेट फंक्शन क्यों है ये भी मैंने बताया था कि डेल्टा जिसके साथ लगता है वो सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा जी है, कैसे होगा अब ध्यान से सुनो। द चेंज इन गिव्स एनर्जी फॉर द सिस्टम, तो डेल्टा जी सिस्टम कैन बी रिटन लाइक दिस। अब इसको इस फॉर्म में डेरिवेटिव करके, डेराइव करके एच को डेल्टा एच लिख दिया, टी को डेल्टा टी और एस लिख दिया, और फिर एस को डेल्टा एस टी लिख दिया। ये वाली बात समझ में नहीं आई? समझ में आई हो तो अच्छा। कौन थे फिजिक्स सर? जोशी जी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये बताऊं, बाकी लोगों को तो नहीं पता होगा ना। चलो भाई सुन लो ध्यान से, सब लोग अवेलेबल हो ना? मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, 2 तरीके से बताऊं, मजा आ जाएगा आपको। आप ऐसा काम कराने चल रहा हूं जो आप जानते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम, दोनों एक ही चीज है। तो पहले मैं ये वाला करा दे रहा हूं आपको, थोड़ा और दूर लिखता हूं क्योंकि मुझे इधर जगह चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, तो dy बाई डी एक्स अगर मैं बोलता हूं करने के लिए तो ये क्या होगा, 5 सामने लिखते हैं और x टू द पावर 4। ये बात पता है कि नहीं? अरे बोलो यार, ये तो मैंने कराया है, तुम्हारे अंदर जोश नहीं आता यार बिल्कुल भी। अब यहां मैं इसको करना चाहता हूं dy बाई डी एक्स करना चाहता हूं, ये फंक्शन, अब ये दोनों मान लिया। देखो ये मुझे आपको समझाना है क्योंकि आपने अभी तक डेरिवेटिव का पोर्शन पढ़ा नहीं है। तो मैं यहां बताऊंगा कि इसका नाम u है और इसका नाम है v, दोनों अलग अलग फंक्शन है। दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो एक काम करना होगा, u को एज, ध्यान देना प्लीज,
अगर यहाँ पे फॉर्मूला बताता है कि अगर ये दो फंक्शन है आपके y इक्वल टू यू एंड v और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उस केस में क्या करना है, y डैश लिख दो। y डैश मतलब y का डेरिवेटिव, फिर यू डैश लिखो और v को एज इट इज, प्लस v को एज इट इज लिखो, v का डैश लिखो और u एज इट इज। ये बात समझ में आई कि नहीं? मेरे ख्याल से यही बात बताई होगी उन्होंने। हाँ यही बताया। तो ये क्या बोलना है कि u का एक का डेरिवेटिव करो, दूसरे को एज इट इज रखो, और दूसरे का डेरिवेटिव करो तो पहले को एज इट इज रखो, और बीच में साइन आएगा प्लस का, बीच में साइन आएगा प्लस का। उस ऐसे केस में क्या करना है, u एज इट इज v डैश प्लस v एज इट इज u डैश, ऐसे लिखना है। तो अब चलो इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं कर देता हूं इसको। x स्क्वायर है, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूं, तो 2x, और फिर ये एज इट इज एक्स क्यूब, प्लस अब की एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो यहाँ मुझे देखने को क्या मिलता है, 2x टू द पावर 4, यहाँ क्या मिलता है 3x टू द पावर 4, दोनों मिला के कितना हो गया 5x टू द पावर 4। क्या ये दोनों सही नहीं है? बात समझ में आई? तो मतलब ये कहने का कि ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हाँ भाई ऐसा किया जा सकता है। क्लियर? तो चलो अब मतलब की बात करते हैं। एक मिनट, आपने क्या देखा था यहाँ पे, s इज इक्वल टू एच माइनस टी, एक मिनट यार, हाँ सॉरी, g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ऐसा था दोनों। अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं दोनों साइड में, तो इसके डेरिवेटिव डी बाई डी ना लिख के, डैश ना लिख के, डेल्टा लिख रहा हूं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, पहले तो एच का डेल्टा जी माइनस, अब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ध्यान से देखो भाई, ब्रैकेट लगा रहा हूं। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं अभी समझ में आएगा। अब ये है मेरे पास, तो टी एज इट इज तो डेल्टा एस, प्लस एस एज इट इज तो डेल्टा टी। समझ में आया? अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये मैं लिख दिया, जी लिख दिया। तो हाँ डेल्टा एच ही होगा ना, एच है तो डेल्टा एच, टी एज इट इज, एस का डेल्टा एस, फिर एस एज इट इज, टी का डेल्टा टी। क्या समझ में? कौन बोला था एक बार फिर से, इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं आया तो बोलो यार, फिर करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार एक को एज इट इज रखो, दूसरे का डेल्टा, अब की एस को एज इट इज रखो, फिर टी का डेल्टा। क्या समझाऊं बोलो, क्लियर है या नहीं? और फिर उसके बाद आप क्या करो, डेल्टा कलर चला जाता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी, ये ब्रैकेट में निकालूंगा तो बाहर माइनस है, चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यहां से इसको एलिमिनेट करने की बात करेगा। चलो देखते हैं, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? बस अच्छी बात है, अच्छी बात है, ओके ओके। अब आगे क्या बोलता है कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो डेल्टा टी होगा क्या, टी के अंदर कोई चेंज आएगा क्या? तो जब इसके अंदर ये जीरो रख दूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा सिस्टम जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ये बात क्लियर है या नहीं? अच्छी बात है। तो अब इसके बाद ये अपने पास ये बचता है, यूजली द सबस्क्रिप्ट सिस्टम इज ड्रॉप्ड एंड वी सिंपली राइट दिस इक्वेशन एज लाइक दिस। हम ये सिस्टम में लिख लेते हैं, ये रिएक्शन बन गई, ठीक है। अच्छा आप लोग हाफ ईयरली लिख लो एग्जाम, उसके बाद मैं डेरिवेटिव चैप्टर ही पहले लूंगा। कौन है भाई? रक्षित मियाँ आ गए भाई, लो। हाँ जी आगे देखते हैं क्या बोलता है। दस गिव्स एनर्जी चेंज, अब यहाँ पे देखो इसी को फॉर्मूले को लिख रहा है बस ये। तो ये डेल्टा जी क्या है, गिव्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर इनटू एंथैल्पी चेंज।
एंड इज रेफर टू एज गिब्स इक्वेशन, तो इसी को गिब्स इक्वेशन बोलते हैं। और वहां पे यही गिब्स इक्वेशन था जो आपको समझ में डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, है ना, लेफ्ट राइट हो रहे थे आप, तो मैंने छोड़ दिया, मैं कहा जान दो कोई बात नहीं। सो हियर वी हैव कंसीडर्ड बोथ टर्म टुगेदर फॉर स्पॉन्टेनिटी, दोनों टर्म को स्पॉन्टेनिटी के लिए कंसीडर कर रहा है। कैसे? एनर्जी इन द टर्म ऑफ डेल्टा एच एंड एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर एज इंडिकेट अर्लियर डायमेंशनली इट। अब एक चीज बताओ मुझे, फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, डायमेंशन के बारे में पढ़ा होगा, दोनों की डायमेंशन सेम बता रहा है ये। Dimensionally, if we analyze, we find that delta G has unit of energy. बात को समझो। आपने देखा होगा, मुझे याद है खूब अच्छे से कि जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे तो सभी की सभी एनर्जी का है, तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस है या प्लस, जो भी सब एनर्जी की ही यूनिट का होना चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर। मालूम कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर में है शायद ये, सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। तो ये बता रहा है कि जैसे डेल्टा जी एनर्जी है, सॉरी एंथैल्पी एनर्जी की फॉर्म में है, और इधर यहाँ पे टी डेल्टा एस है, ये भी जूल की फॉर्म में आ रहा है, तो सब कुछ जूल की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब आप इस सिस्टम को या इस इक्वेशन को क्या करोगे? ऑथेंटिसिटी बताना चाह रहा है कि हाँ भाई ये रिलेटेड है। सो now let us consider how delta G is related to reaction spontaneity। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी के बारे में बातें करने चल रहा है, बहुत अच्छे से सुनने समझने के लिए तैयार हो जाओ। ये कुछ फॉर्मूला यहाँ जनरेट होगा, ये आपको बढ़िया समझ में आया, कुछ भी नहीं इसमें, सिंपल है। आपने क्या पढ़ा था? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग, शुरू में यही पढ़ा था, बोलो। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोलता है? दो चीजें बता रहा है। जैसे यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला कैसे बता रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग की बात कर रहा है, सराउंडिंग के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम एज दैट ऑफ द सिस्टम। बात को समझे कि नहीं? मैंने भी बोला था दो चीजें होती है, ओपन और क्लोज सिस्टम, दो होते हैं, या तो आप रिएक्शन क्लोज में कराते हो या ओपन में। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ओपन की। आप कोई टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हो, इसका मतलब है सराउंडिंग का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, बोल रहा है ना यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम एज दैट ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में कर रहे हो आप। सो ऑल्सो इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग, अब अगर सराउंडिंग में एंथैल्पी बदलती है, चेंज होती है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। बात समझे कि नहीं? अगर इक्विलिब्रियम में बनना होगा उसको, तो जो भी चेंज होगा तो सिस्टम के अंदर भी बदलाव आएगा। देयरफॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, ये ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, एंट्रोपी की बात कर रहा है, नॉट एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग अगर चेंज होगी, ओनली सराउंडिंग की बात कर रहा है, प्लीज पे अटेंशन। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी, डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी, जो भी हीट है आपकी उसको टी से डिवाइड करो। अभी आपने क्यू बाई टी पढ़ा था कि नहीं यार? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, बोलो। हाँ, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या ले रहा है? वो एंथैल्पी ले रहा है, एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाई टी, क्योंकि एंथैल्पी सराउंडिंग की बात हो रही है तो सराउंडिंग की एंथैल्पी। लेकिन अब इसी को बता रहा है कि सराउंडिंग का तो प्लस के साइन लेना, और सिस्टम की लोगे तो माइनस। उसी सराउंडिंग की जगह पे सिस्टम की लोगे तो बता रहा है एक की प्लस होगी तो एक की माइनस। ये रिलेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एक की प्लस है और एक की माइनस है। अब ऐसे में क्या करने जा रहे हो? अब आपके पास एक मौका मिल गया है दोनों को इंटरचेंज करने का। कैसे? आप ध्यान देना, क्योंकि दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करके बता रहा है ये। तो एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ध्यान दो, यहाँ पे सराउंडिंग की जगह पे अब आप चाहो तो यहाँ पे सराउंडिंग की जगह पे डेल्टा एच बाई टी लिख सकते हो, प्लस का, वो भी सराउंडिंग यूज करके, और सिस्टम का लिखना है तो माइनस लिखना पड़ेगा डेल्टा एच बाई टी। और ध्यान देना यहाँ पे सिस्टम है, इस सराउंडिंग को भी
इस सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। मतलब ये कि सिस्टम वाला पार्ट लिख लो, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग डेल्टा सराउंडिंग की बात करता है। अगर हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो मेरा पूरा सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। सब कुछ सिस्टम में मैंने तब्दील कर लिया, सब कुछ सिस्टम में आ गया। अब अगर सिस्टम में आ गया तो ये है माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई टी से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे से टी हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, ये डेल्टा एच बचेगा, ये टी डेल्टा एस और ये टी डेल्टा एस, वो भी टोटल सिस्टम। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं? ये फॉर्मूला आपको रखना है। और एक चीज और इसने बोला है कि डेल्टा एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। वो रैंडमनेस लाना है, अगर रैंडमनेस लाना है तो 0 से बड़ा होना चाहिए। चेंज इन एंट्रोपी, अगर स्पॉन्टेनियस ही करना है काम को, ध्यान से सुन लो, अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर कुछ हलचल हो, कुछ काम हो या कोई रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनिटी आए उसके अंदर, तो डेल्टा एस मतलब चेंज इन जो एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़े। रैंडमनेस कब बढ़ेगी? जब डेल्टा एस की वैल्यू थोड़ी पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और अगर डेल्टा एस टोटल 0 से बड़ा है, ध्यान से सुन लो, अगर डेल्टा एस टोटल 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला अगर ध्यान देना प्लीज, अगर इसको आप 0 से बड़ा लिखते हो तो इसको भी तो 0 से बड़ा लिख सकते हैं, बोलो, है ना? तो इसका मतलब टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन 0। समझ में आया? और अगर इसको ग्रेटर देन 0 लिखना है, ध्यान देना यहाँ पे, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच है, लेकिन अभी जब हम पढ़ रहे थे ना तो डेल्टा एच पहले था, याद आ रहा है? और माइनस टी डेल्टा एस बाद में था। एम आई राइट? अरे गिब्स एनर्जी अभी पढ़ के आए कि नहीं यार? अभी ये क्या है? डेल्टा जी कितना था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन आपको वहां पे जो रिलेशन बता रहा है गिब्स एनर्जी के साथ में, वहां थोड़ा सा उल्टा है। तो कोई बात नहीं, सीधा कर लो, कौन मना किया है? क्या करना है वहां पे? बाहर माइनस लगा दो, बाहर माइनस लगा दो, और ये इसको आप जो है इसको यहाँ पे रख लो ऐसा। अब हमने क्या किया भाई, अभी अभी मैंने क्या किया, अगर मेरे पास यहाँ पे 5, ये 5 लिखा हुआ है, सॉरी 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 0, ध्यान से सुनना, 5 इज ग्रेटर देन 0। कोई बोले कि यार इसको माइनस लिखो और ग्रेटर देन 0 लगाओ, कोई बात नहीं, लो जी, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? सही बात हुई कि नहीं? तो ये माइनस लगाने के बाद -5 ग्रेटर देन 0 होगा। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे भी है। मैंने क्या किया, पहले इसको उल्टा कर दिया और बाहर माइनस लगा दिया। अब ये कहने का मतलब ये, अगर ये वाला पोर्शन 0 से बड़ा था तो ये भी तो 0 से ही बड़ा होगा। मैंने किया क्या, उल्टा करके माइनस लगाया। 5 था, 5 0 से बड़ा था, लेकिन अब -5 माइनस कर दूंगा तो भी ये 0 से बड़ा होगा। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है? देखो जब पढ़ोगे ना दोबारा तो फिर डाउट आने क्रिएट होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मुझे क्यों डाउट आ रहे हैं। एक्चुअली डाउट ना पूछने का एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या है, बताऊं? डाउट ना पूछने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि यार सामने वाले तो पूछ नहीं रहे और मैं कैसे पूछूं, लोग मुझे बुद्धू समझेंगे, बोलेंगे यार इस गधे को कुछ भी नहीं आता, देखो छोटी छोटी बातें पूछता है। तो आप ये मन से निकाल दो इस चीज को, बिल्कुल मन से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है। कोई सवाल पूछता है तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ ये पढ़ता है, कम से कम सवाल तो पूछ रहा है। ओके, तो ये आपने क्या देखा, ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऐसा है और साथ में माइनस है, तब ये 0 से बड़ा है। देखो माइनस लगने के बाद भी, यहां माइनस लगा फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये 0 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? जब मैं कंबाइन करूंगा तब 5 मिलेगा, तो 5 तो 0 से बड़ा होगा ही। वैसे ही ये माइनस लगने के बाद 0, क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूं, कई साल से पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं मैं, बच्चे मुझसे यहीं पे यही चीज पूछते हैं, सर ये तो माइनस है फिर भी 0 से बड़ा कैसे हो जाएगा? अरे भाई ये पहले ये था, ये 0 से बड़ा था, तो यहाँ किया क्या मैंने, इसको रिवर्स कर दिया और बाहर माइनस लगा दिया, तो अभी भी ये वही चीज है।
और वो अभी भी 0 से बड़ा है। अब आगे क्या बोलता है, खास बात, इस माइनस को अगर छोड़ दो तो जो आपकी गिब्स एनर्जी, जो चेंज इन गिब्स एनर्जी आ रहा था, अब आप एक्चुअल लिखने जा रहे हो। अब आप एक्चुअल लिखने जा रहे हो कब, जब आप इस माइनस को एलिमिनेट कर दोगे। अब अगर आपने माइनस को एलिमिनेट किया तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, दिस पोर्शन इज लेस देन 0। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इज लेस देन 0, क्योंकि उसके सामने से मैंने माइनस हटा दिया। अब मैं अगर बोलूंगा बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे था, ये ग्रेटर देन 0 था, अगर मैं बोलूं ये माइनस हटा दे रहा हूं मैं, हटाते ये -5 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो इसका मतलब एच माइनस टी डेल्टा एच इज लेस देन 0, और जो कि डेल्टा एच के एच जी के इक्वल है। इसका मतलब अगर आपको स्पॉन्टेनिटी चाहिए, स्पॉन्टेनिटी चाहिए का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, तो ये जरूरी है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच छोटा होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए अब मैं हमेशा से, ध्यान से सुनना अभी, अब हमेशा 12th क्लास तक ये चलता रहेगा, और हमेशा मैं एक ही चीज बोलूंगा, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। बस मैं इतनी सी बात बोलूंगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच 0 से छोटा है। बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छा, चार्जिंग ऑन कर। अच्छा, कुछ बात है, 2 मिनट दे दो भाई, मिनट। तो ये बात क्लियर हो गई ना आपको कि h माइनस टी डेल्टा एस, आर यू कैन से डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 फॉर व्हाट, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हमेशा के लिए। ये देखो यहाँ लिख भी रहा है, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव लेस देन 0 द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव द प्रोसेस इज नॉन। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये तो आपके बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा पोर्शन है, इसको देख लेना भाई। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपके बुक में नहीं है शायद। अच्छा, यहाँ यहाँ इसके बारे में बात करना है, बहुत मजेदार बात लगती है ये, बड़ा मजा आता है मुझे इसको एक्सप्लेन करने में। यहाँ मैं करता हूँ, रुको। गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, इसकी दोनों की बात करने जा रहा है ये। तो पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखता हूं मैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू, एक मिनट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बहुत ध्यान से देखना, अब इसको समझना है कि कब क्या चेंज होगा, तब वो रिएक्शन किस टाइप की होगी। किस टाइप मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे 3 नॉन स्पॉन्टेनियस बता रहा है और 3 बता रहा है स्पॉन्टेनियस। बात को समझना अभी, ये स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस, ये 3 है स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये कब स्पॉन्टेनियस होगी कब नहीं, कब हमारी रिएक्शन कम टेम्परेचर पे होगी कब ज्यादा टेम्परेचर पे होगी। बहुत सी बातें हम लोग करने वाले हैं अभी। और एक चीज याद रखना, स्पॉन्टेनियस होने के लिए पूरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। हाँ, तो नेगेटिव बनाना इस पूरे को, मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे यहाँ ये बोल रहा है कि भाई डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये पार्ट तो नेगेटिव आ गया, कुछ नेगेटिव है समथिंग, ये नेगेटिव साइन यहाँ पहले से ही है, और ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू है कुछ समथिंग, कुछ भी, मान लो -100 है माइनस टी डेल्टा एस, अब ये डेल्टा एस को बोलता है पॉजिटिव है, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव नंबर है। अब इसको पूरे के पूरे को नेगेटिव रखना चाहते हो, तो अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि ये कब मुझे नेगेटिव मिलेगा। टेम्परेचर के बारे में बात करना चाहता हूं कि टेम्परेचर क्या रखूं मैं। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो बात ही खत्म हो गई फिर तो। ये तो है ऑल टेम्परेचर, ऑल पे क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ही, कुछ भी रख दो टेम्परेचर आप,
तो आएगा ही नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे कम रखो या ज़्यादा। हाँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे वैल्यू माइनस ज़्यादा हो जाएगी, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। इसलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वी आर कैरिंग आउट एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन को तेज कर देंगे, क्यों? क्योंकि टी डेल्टा एस है। चलो दूसरी कहानी वो देखते हैं। डेल्टा एच भी माइनस है और डेल्टा एस भी माइनस है। अब आएगा मजा। डेल्टा एच माइनस है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये मान लो -100 है, कुछ भी एक नंबर ऐसे ले लिया मैंने। और डेल्टा एस को भी माइनस बोलता है, ये यहाँ पे टी है और डेल्टा एस की वैल्यू -50 है, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब आप मुझे बताओ टी की वैल्यू क्या हो कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिले। बोलो टी की वैल्यू क्या लूं कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिले। तो आप पहले तो ये बताओ, ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। अरे सुनो तो एक मिनट, 0 से कम क्या टेम्परेचर? 0 टेम्परेचर दिया जाता है क्या है? यहाँ पे बता रहा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस लो टेम्परेचर, 0 मत बोलो, 0 मत बोलो। अब ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है माइनस, ये ऐसे एग्जाम्पल है, आप कुछ कंडीशन मत समझना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे +50T मिलता है। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि ये 50 की जगह कुछ और भी नंबर हो सकता है, बड़ा नंबर। आप टेम्परेचर को एग्जैक्टली काउंट मत करने लग जाना। अब एक चीज बताओ, मुझे अगर यहाँ नेगेटिव नंबर चाहिए तो टी को मैं कितना रखूं? बहुत, जितना कम रखूंगा इसको उतना ही कम कैंसिल करेगा ये। बात समझ रहे हो ना? ये जितना कम रखूंगा उतना इसको इसमें से कैंसिल करेगा, तो तभी मुझे नेगेटिव मिलेगा। मतलब लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। किस केस में? अगर डेल्टा एस और डेल्टा जी दोनों, सॉरी डेल्टा एच और डेल्टा एस नेगेटिव हो, तभी मुझे डेल्टा जी नेगेटिव मिलेगी। और नेगेटिव मिलते ही ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंडीशंस को मैं समझा रहा हूं, आपको समझना है ये। अब यहां बोलता है अगर माइनस माइनस है और कंडीशन दे दी आपको कि भाई हाई टेम्परेचर तो हमको रखना ही रखना है। अब एक चीज बताओ, ये माइनस हो गया, चलो ठीक है माइनस है, और डेल्टा एस भी माइनस है, मान लो ये -100 था। और अगर आप अब ऐसे में टेम्परेचर हाई रख देते हो, टेम्परेचर हाई कितना रख दिया, मान लो 100 डिग्री से, या 100 रख दिया। अब 100 रखते ही कितना हो जाएगा? ये तो 5000 हो जाएगा, प्लस का 5000 हो गया। जस्ट कैलकुलेशन पे जाना मत खास, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा रखूंगा तो ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा, और जी डेल्टा जी पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी हाई टेम्परेचर के ऊपर। क्या आप बाकी के कर लोगे या वो भी कराऊं, डिस्कस करूं सबके बारे में? देख लो पहले, आप लोग देखो, मेरी उपस्थिति में देखो आप लोग, मैं रिकॉर्ड। गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, इसके बारे में बात कर रहा है ये, कि गिब्स एनर्जी चेंज होगी और इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होने जा रहा है। ये आपको रिएक्शन पे यहां तक हमें आना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच तो पता ही था, और साथ में -RT नेचुरल लॉग के है। और याद रखना, इस नेचुरल लॉग के की जगह पे आप चाहते हो लॉग के लिखना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। एनीवे, तो मैं आपको यहाँ तक अभी लेके आता हूँ। मैंने आपको आइडिया बता दिया कहाँ पहुँचना है हमको और किस तरीके से, वो अभी मैं बताता हूँ। तो गिब्स एनर्जी जो हम पढ़ रहे हैं अभी हमने पढ़ा, और गिब्स एनर्जी और चेंज और साथ में इक्विलिब्रियम, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, लेट अस सी। तो क्या बोलता है यहाँ पे, और आप सोच रहे होगे इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ये है भाई नेचुरल लॉग के की वैल्यू, यही वो के है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी के की बात हो रही है। तो क्या बोलता है, वी हैव सीन हाउ अ नॉलेज ऑफ द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन अलाउज। तो पहला प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, अभी आप पढ़े ना,
माइनस है, प्लस है, क्या है, किसकी वजह से क्या चीज़ चेंज होती है, समझ में आ गया। और स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। और दूसरा है प्रिडिक्शन ऑफ द यूजफुल वर्क दैट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो मतलब ये कि जो यूजफुल वर्क है, वर्क जैसे पिस्टन को मूव करवा रहे हो, टेम्परेचर देके कराते हो, वर्क डन कैसे करवा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। So far we have considered free energy changes in irreversible reaction. Let us now examine the free energy changes, the reversible reaction. So reversible under strict thermodynamic sense is special way of carrying out a process such that system is at all times in perfect equilibrium with its surrounding. When applied to a chemical reaction, ध्यान से सुनना अभी, the term reversible indicate that given reaction can proceed in either direction. Reversible है, मान लो रिवर्सिबल की बात करते हो अगर आप, तो रिवर्सिबल मतलब आप राइट साइड में भी जा सकते हो, लेफ्ट साइड में भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिवर्सिबल का मतलब क्या है, दैट इंडिकेट दैट गिवन रिएक्शन कैन प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन। आइदर मतलब दोनों साइड, किसी भी साइड में साइमल्टेनियसली, और उसी समय क्या होगा, मतलब उसी समय वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जा सकती है, सो दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम इज सेटल। दिस मींस दैट द रिएक्शंस इन बोथ द डायरेक्शन शुड प्रोसीड विद डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। और याद रखना जो भी फ्री एनर्जी होती है वो हमेशा डिक्रीज होगी, कब, इक्विलिब्रियम जब अटेन करेगा तब। सो विच सीम्स इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली इफ एट इक्विलिब्रियम द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। फ्री एनर्जी को डिक्रीज करके मिनिमम पे ही लेके आना है, याद रखना। इट इज पॉसिबल ओनली इफ एट इक्विलिब्रियम द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। If it is not, the system would spontaneously change to configuration of lower free energy. अब ये बात आगे कैसे बढ़ा रहा है, द क्राइटेरियन है A + B गिव C and D। अब यहाँ पे बोलता है डेल्टा G ऑफ रिएक्शन इज जीरो, डेल्टा G ऑफ रिएक्शन इज जीरो, ध्यान से सुनना ये। अच्छा 2G है यहाँ पे, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, खैर वो तो बता रहा, एक मिनट, दो नहीं है एक ही है। तो डेल्टा G को बता रहा है गिव्स एनर्जी फॉर रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट। ध्यान रहे कंडीशन है ये, गिव्स एनर्जी की जब बात करोगे तो रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए अपने। स्टैंडर्ड स्टेट बोल रहा है, सेम स्टेट नहीं बोल रहा है, सेम नहीं बोल रहा है, बच्चे दिमाग में सेम रख लेते हैं। भाई सॉलिड से गैसियस की फॉर्म में भी बनेंगे, सॉलिड से सॉलिड और गैसेस की फॉर्म में भी बनेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ अलग से मत समझो आप। तो यहाँ क्या बोलता है, डेल्टा G आर इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये यहाँ पे ये बात आपको समझनी है कि डेल्टा G रिएक्शन की प्लस RT नेचुरल लॉग के शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो होना चाहिए। और जब ये जीरो होगा तो डेल्टा G को अगर यहीं रख दो तो ये RT नेचुरल लॉग के लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। बोलो डेल्टा, अरे सो गए क्या भाई सब लोग, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ नेचुरल लॉग के है तो ये बताता है अगर नॉर्मल लॉग बेस 10 पे लेके आना है, यहाँ पे 10 है मतलब, समझ गए। तो उस केस में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये 2.303 से मल्टीप्लाई होके इतना आ गया। अभी आपको ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे जनरेट हुए, आपके बस की बात नहीं है, ये सब हर क्लासेज में जाके समझ में आएगा, बस आप इनको याद रखो बस। और ये यही मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन में यही था। तो ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, और यहाँ पे वी ऑल्सो नो दैट। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिखो, एज यू विश, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से बोलता है फॉर स्ट्रॉन्गली एंडोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान से सुनना, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या, जब आप हीट देते हो, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा H मे बी लार्ज एंड पॉजिटिव। डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी और पॉजिटिव होगी। सो इन सच ए केस वैल्यू ऑफ K विल बी मच स्मॉलर। बहुत ध्यान देने वाली बात है, डेल्टा H के बारे में बता रहा है कि अगर उसकी वैल्यू बड़ी होगी, कब, कभी एंडोथर्मिक की बात कर रहा है सबसे पहले। तो ध्यान से देखो कंडीशन है ये कंडीशन आपको हाईलाइटेड पोर्शन बना के रखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बस हमेशा नहीं पूछा जाएगा, या कभी कभी कंडीशन देगा। क्या बोलता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी
तो अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने में भी आसानी होती है। वो बता रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, और वैल्यू ऑफ के विल बी मच स्मॉलर देन 1, एक से भी छोटी होगी के की वैल्यू। किसके लिए? एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन करा रहे हो, बहुत ध्यान से देख लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन करा रहे हो इसका मतलब आप हीट दे रहे हो। अब हीट दोगे तो यार डेल्टा एच एंथैल्पी तो ज्यादा होगी ना, पॉजिटिव, इसीलिए इसको पॉजिटिव रख रहा है। और के की वैल्यू क्या होगी? वेरी 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 लेस, इवन लेस देन 1 बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और अब इसमें क्या होगा, अगर के की वैल्यू बहुत कम होती, याद करो आप इक्विलिब्रियम में, प्लीज पे अटेंशन, अगर आपको याद करो, अगर केसी की वैल्यू कम थी, जितनी कम होती है इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज वेरी लेस। याद करो, केसी की वैल्यू जब ज्यादा होती थी, के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती थी, अरे सुन रहे हो कि नहीं यार, कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग? हाँ, तो के की वैल्यू ज्यादा होने से प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलता था। यहाँ के की वैल्यू बहुत कम है, मच स्मॉलर देन 1, तो द रिएक्शन इज अनलाइकली टू फॉर्म मच प्रोडक्ट, नहीं बनाएगा ज्यादा प्रोडक्ट, है ना। केसी की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। केसी की वैल्यू यहाँ कम है, कब? एंडोथर्मिक में। चलो एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। ये कंडीशन आप अपनी बुक में यहाँ लिख लेना कहीं, या हाईलाइटर लगा देना। एक्सोथर्मिक के केस में बोलता है कि हीट तो मिलेगी, हीट मिलेगी, लेकिन बता रहा है हीट जब निकलेगी तो डेल्टा एच बड़ी होगी, वो भी नेगेटिव, इसका मतलब हीट रिलीज होगी, हीट मिलेगी, हीट बाहर आएगी, ठीक है। अब हीट तो बाहर आ गई, ठीक है, डेल्टा एच इज लार्ज एंड नेगेटिव, और साथ में बोलता है डेल्टा जी इज लाइकली टू बी लार्ज एंड नेगेटिव टू। भाई डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी बोल पाएंगे, और बड़ी होनी चाहिए वो। तो इस केस में क्या होगा, इन सच केसेस के विल बी मच लार्जर देन, के जो है बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए, एक से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। यहाँ 1 को लेके वो बता रहा है 1 से कम है तो क्या होगा, 1 से ज्यादा है तो क्या होगा। So we may expect a strongly exothermic reaction to have a large K. K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी फेवरेबल होगी प्रोडक्ट के लिए, और अगर K की वैल्यू बहुत 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 कम है तो प्रोडक्ट आपको कम मिलेगा। और बहुत से बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा था ये K क्या होता है, ध्यान से सुनना, हाकिमपेट वालों, हाकिमपेट, जब आपने के के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जब ये चैप्टर हुआ तो के बारे में जानकारी थी क्या? आप सोचोगे के क्या मुसीबत है यार, ये के या क्या है ये, लेकिन अब आपको के पता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे बोलो यार, अब समझ में आ रहा है कि के क्या है? तो वो चैप्टर पढ़ने से हमको थोड़ा सा लाभ यहाँ पे मिल रहा है। एंड हैंस कैन गो टू नियर कंप्लीशन, मतलब अगर के की वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन होगी, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन होगी। सो डेल्टा जी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एस, तो डेल्टा जी किस पे भी डिपेंड होगा, डेल्टा एस पे भी डिपेंड होता है, और ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले देख भी ली। इफ द चेंजेज इन द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, ध्यान से सुनना, बता रहा है जो चेंज हुए एंट्रोपी में, एंट्रोपी ऑफ द चेंज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, द वैल्यू ऑफ के और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल आल्सो बी अफेक्टेड। अगर आपको एंट्रोपी के, अभी भी थोड़ी देर पहले आपने रिएक्शन देखा था, जो लेफ्ट साइड में रिएक्शन रिएक्टेंट थे वो सॉलिड स्टेट में था, और राइट साइड में आपने क्या देखा कि वो गैसेस स्टेट में आ गया, रैंडमनेस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, प्रोडक्ट आपको प्रीडोमिनेंटली ज्यादा मिलेगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चैप्टर हो गया आज खत्म। डिपेंडिंग अपॉन वेदर डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इक्वेशन को यूज करके आगे की कहानी बता रहा है। कौन सी इक्वेशन है वे? 6.24, जरा हम भी देखें। यही है, इसी के बारे में बोल रहा है, डेल्टा जी के बारे में। यहाँ से अब के को भी लेना है तो आप इधर इधर चले आना। अब इधर आओगे तो ध्यान रखना, आर तो आपको पता ही है,
और टीबी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ले दे के कहानी किस पे डिपेंड कर रही है? के ऊपर, टोटली के ऊपर है, और यहाँ पे डेल्टा एस के ऊपर है। अब चलो डेल्टा डेल्टा एस के बारे में आपने यहाँ पे भी देख लिया था, 3 तो मैंने कराए थे, 3 मैंने आपको बोला था करने को। डेल्टा एस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, है ना, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। यहाँ फिर से थोड़ा सा और बताता है। सो क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ डेल्टा जी फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एंड देन कैलकुलेट के। बता रहा है कि आपके पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अगर है तो आप के की वैल्यू बता सकते हो माइनस आर टी, सॉरी नेचुरल लॉग लिखो यार, हमें आदत पड़ गई है ये लिखने की, तो हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी अगर हमको इसकी वैल्यू पता है तो, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देन कैलकुलेट के एट एनी टेम्परेचर फॉर इकोनॉमिक यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमेशा केमिस्ट क्या करता है, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, हमेशा उनकी कोशिश यही रहती है। ये तो बहुत बेसिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, हायर क्लासेस में आओगे जब आगे बढ़ोगे और देखोगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आजकल तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है। इफ के इज मेजर्ड डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी, value of delta g at any other temperature can be calculated। तो यूजिंग सेम वही मैंने बताया ना अभी आपको, डेल्टा के की वैल्यू आप निकाल सकते हो दोनों इक्वेशन को साथ में रख के। तो 6.24 उसके लिए आइडियल है। कितने एग्जाम्पल हैं, बस दो है, 3 है, 1 2 3। यार एक काम करो, मेरा कहना मानोगे, मैं गुणा भाग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, गुणा भाग तो बाद में कर लेना, मेरी उपस्थिति में क्या तीनों एग्जाम्पल आप करेंगे जिससे कि मुझे संतुष्टि मिले कि हाँ आपको समझ में आया? बोलो, सिर्फ देखो, लिखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप समझो पहले, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, थोड़ा प्लीज देखो, अभी 5 मिनट और दे दो, बस 5 मिनट में हो जाएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। केमिस्ट्री पढ़ने और सीखने का तरीका आप धीरे धीरे आपका बदलेगा। आप खुद ध्यान दो, पीछे 6 महीने में 3-4 महीने में आपने कैसे केमिस्ट्री को पढ़ा है, जो आप पहले कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि अरे इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ क्या बोलते हो आप, N2O4 इज 50% डिसोसिएटेड, 50% डिसोसिएट करने की बात भी करा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ दी सब्सटेंसेज इज गिवन बिलो। आप मुझे बताएंगे मोल फ्रैक्शन आपको याद है? हाँ, मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि N2O4 पहले कितना था और अब कितना हो गया, और NO2 कितना हो जाएगा, बता सकते हो क्या? ये बात समझ में नहीं आई क्या? हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, N2O4 डिसोसिएट हो रहा है, सॉरी हाँ डिसोसिएट हो रहा है। अगर ये 1 मोल था पहले, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये 1 मोल था पहले, ये 1 मोल था तो 50% तो निकल गया, 50% निकला तो बचा क्या, 50%। वही 1 मोल था तो आधा मोल चला गया, आधा मोल चला गया तो बचा कितना, आधा बचा, आधा मोल बचा, ध्यान से सुनना, आधा मोल बचा। अब जब ये आधा मोल ये बचा, और जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर दो चीजें हैं तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये सही, ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, ये पता है बात, ये बात पता है। अब आप ये बताओ मुझे, जब इसका डिसोसिएशन हुआ 50%, तो ये 1 था, 1 था तो आधा निकल गया तो आधा बचा, ऊपर का मतलब 0.5 बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये बचेगा, ये टोटल कितना है भाई, 1 तो 1 है ये, और 0.5 तो टोटल को ऐड हो रहा है ना, ये 0.5 क्या है,
हाँ इसका वाला, तो ये 0.5 तो आपको यहाँ ही मिल गया, और 1 किसका है, NO2 का, है ना, NO2 का पार्ट, क्योंकि ये आधा हुआ है, ये आधा हो रहा है, याद रखना ये आधा हो रहा है, तो ये 2 को दिखा, ये 1 से आधा हो रहा है, ये 2 से 1 होगा, ठीक है, 2 दिखा रहा है यहाँ पे, आप बात को समझो, तो ये दोनों कितने हो गए, इतना हो गया, तो ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन बता रहा है N2O4 का, और जब आप NO2 का निकालोगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, टोटल तो सेम रहेगा नीचे वाला, अब वो 0.5 जो बन रहा है, क्योंकि 2 मोल बन रहा है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सुनो पहले, अभी आप सोचोगे यार ये क्या लिख दिया, 1 किसके लिए लिखा है फिर, अब एक काम करते हैं, इसने क्या किया, दो जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा, आपकी समझ में ये नहीं आया, एम आई राइट, अरे तो भैया ये मत मल्टीप्लाई कर, इसकी जगह 1 लिखना, यहां मैंने क्या लिखा है बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये 0.5 क्या है, ये 0.5 क्या है, बचा हुआ N2O4, है राइट, ये 1 क्या है, अरे बना हुआ NO2, ये 1, तो जब बना है 1, तो जब इसकी बारी आएगी NO2 की निकालने की, तो ये क्या है, 1 ही तो है, अभी भी नहीं समझ में आया, तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास N2O4 का रहेगा 0.5 बाई 1.5, ये N2O4 है, और NO2 बनेगा कितना, 1 बाई 1.5। एक मिनट यार, कोई आया है बाहर, घर में कोई है नहीं।